बॉलीवुड इंडस्ट्री से हम सभी वाकिफ़ हैं और कहीं ना कहीं हम इससे अट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे कौन से एक्टर्स क्या फॉलो करते हैं, एक्टर्स कहाँ जाते हैं या क्या खाते हैं, कौन किस अपकमिंग मूवी की तैयारी में है या कौन कब और किससे शादी कर रहा है। ये सभी गॉसिप में आजकल की जनरेशन इंटरेस्टेड रहती है। इसलिए हम भी आपके लिए लेकर आ गए हैं एक डिटेल्ड वीडियो, जिसमें हम आपको बॉलीवुड स्टार्स से जुड़ी कुछ ऐसी ही गॉसिप और अपडेट देने वाले हैं जिनसे शायद आप अनजान हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू फन एंड चिल, जहां हम आपके लिए लाते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज। प्रभास को पिछले साल सालार के रूप में एक बहुत ज़रूरी कमबैक फिल्म मिली और अब उनकी आने वाली फिल्मों की लाइन और ज़्यादा रोमांचक लगने लगी है। बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद से अभिनेता महंगे प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे हैं और उनकी आने वाली फिल्में भी भारी बजट वाली है। इतनी कीमत के पीछे मुख्य कारणों में से एक उनकी अपनी फीस है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके बारे में हमें जो नई जानकारी मिली है वह यह है कि अभिनेता ने आगामी टॉलीवुड फिल्म में कैमियो के लिए कोई पैसा नहीं लिया है। प्रभास के पास कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स से भरा हुआ कैलेंडर है। अगली बार वह नाग अश्विन की कल्कि 2898 ईस्वी में दिखाई देंगे। उनके पास प्रशांत नील की सालार 2, मारुति की द राजा साहब और संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट भी है। इसके अलावा वह विष्णु मांझू के नेतृत्व वाली कनप्पा में एक कैमियो करने के लिए भी सहमत हुए और अब यह पता चला है कि अभिनेता ने पहले ही अपने हिस्से की शूटिंग कर ली है। इस कैमियो के बारे में आगे बात करते हुए यह बताया जा रहा है कि प्रभास ने कनप्पा के लिए कोई पैसा नहीं लिया है, क्योंकि उन्होंने मोहन बाबू के साथ एक अच्छा बंधन साझा किया है, जो विष्णु मांझू अभिनीत फिल्म बना रहे हैं। दोनों ने बुज्जीगाडू मेड इन चेन्नई में साथ काम किया था। एक कैमियो के लिए 0 रुपए सैलरी के साथ बाहुबली स्टार अब शाहरुख खान और सूर्या की लीग में शामिल हो गए हैं। प्रभास की बाहुबली के पीछे की आवाज शरद केलकर ने हाल ही में अभिनेता के साथ अपने संबंध के बारे में एक आश्चर्यजनक विवरण साझा किया। हिंदी दर्शकों के लिए किरदार में जान फूंकने के बावजूद केलकर ने खुलासा किया कि वे केवल एक बार मिले हैं, कॉफी विद करण के सेट पर। मुलाकात संक्षिप्त थी, जिसमें प्रभास ने केलकर की आवाज अभिनय के लिए अच्छी शानदार नौकरी की पेशकश की। यह उस अलग दुनिया पर प्रकाश डालता है जिसमें अभिनेता और आवाज कलाकार अक्सर रहते हैं, यहाँ तक कि ब्लॉकबस्टर परियोजनाओं में भी। पॉपुलर बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू को आगामी अमेरिकी साई-फाई टीवी सीरीज ड्यून प्रोफेसी में एक भूमिका के लिए चुना गया है, जो डेनिस विल्लेन्यूवे की ड्यून फिल्म फ्रेंचाइजी की प्रीक्वल है। साई-फाई सीरीज, जिसे शुरू में 2019 में ड्यून द सिस्टरहुड शीर्षक के तहत शुरू किया गया था, ब्रायन हर्बर्ट और केविन जे एंडरसन के नॉवेल सिस्टरहुड ऑफ ड्यून से प्रेरणा लेती है। विशेष रूप से तब्बू स्टारिंग सीरीज की आधिकारिक रिलीज की तारीख की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। 2023 सही में वापसी का साल था और सनी देओल को भी गदर 2 के रूप में अपने लिए एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मिली। गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद देओल एक रोल पर हैं और अगली बार वह दिखाई देंगे लाहौर 1947 में, जिसमें अभिनेता को अपने जीवन से भी बड़े व्यक्तित्व के साथ प्रदर्शित होने की उम्मीद है। अब यहाँ फिल्म के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि लाहौर 1947 को आमिर खान बना रहे हैं और इसका निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। चूँकि फिल्म गदर 2 की तरह देशभक्ति के स्वाद से प्रेरित होगी, इसलिए उम्मीद है कि यह टिकट खिड़की पर अद्भुत प्रदर्शन करेगी। इसे ध्यान में रखते हुए मेकर्स एक ऐसी रिलीज डेट का लक्ष्य बना रहे हैं जो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलाने में मदद करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर 1947 तेजी से आगे बढ़ रही है और यहाँ तक कि रिलीज डेट भी पहले ही तय हो चुकी है। विकास से जुड़े एक करीबी सूत्र ने कहा, लाहौर 1947 को गणतंत्र दिवस 2025 पर रिलीज करने की योजना है और शूटिंग जून के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। मेकर्स पहले ही 50 दिनों की शूटिंग कर चुके हैं और 1 महीने की शूटिंग बाकी है। यह भी पता चला है कि लाहौर 1947 एक अति शीर्ष जन फिल्म नहीं होगी, लेकिन उचित लेखन द्वारा सपोर्टेड होगी। यह एक सामूहिक फिल्म है, लेकिन एक्शन से भरपूर नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गदर 2 2023 में स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के दौरान रिलीज हुई थी और पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार की OMG 2 के साथ टकराव के बावजूद भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 525.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में गणतंत्र दिवस वीकेंड के दौरान लाहौर 1947 कैसा होगा। वहीं राखी सावंत को हाल ही में दिल की बीमारी के कारण मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
रिपोर्टों से पता चलता है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके कारण मंगलवार रात को उन्हें जल्दी से भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी स्थिति की सटीक प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसने फैंस एंड वेल विशर्स के बीच में चिंता पैदा कर दी है। अर्जुन कपूर ने ऑफिशियली आगामी एक्शन फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग पूरी कर ली है। कपूर ने परियोजना के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर यह खबर साझा की। यह कपूर की 20वीं फिल्म है और निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ उनका पहला सहयोग है, जिसे उन्होंने मास सिनेमा का बॉस कहा। कपूर के कैरेक्टर के बारे में जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि वह फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। प्रशंसक आने वाले महीनों में सिंघम अगेन के बारे में अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद कर सकते हैं। महंगी होती जा रही है राजधानी में शूटिंग करना। आमिर खान की सितारे जमीन पर और अजय देवगन की रैड 2 ने कथित तौर पर बढ़ती लागत के कारण दिल्ली में अपने नियोजित फिल्मांकन के दिनों में कटौती कर दी है। सितारे जमीन पर मूल रूप से 1 महीने की दिल्ली की शूटिंग के लिए योजना बनाई गई थी। अब इसे जुलाई में केवल 8 से 10 दिनों के लिए फिल्माया जाएगा। इसी तरह रैड 2 को शेष 47 दिनों के लिए लखनऊ ट्रांसफर करने से पहले सिर्फ 4 दिनों के लिए दिल्ली में फिल्माया गया था। वहीं आप सब कार्तिक आर्यन को बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाइए। अभिनेता ने 15 मई 2024 को अपनी आगामी फिल्म चंदू चैंपियन के पहले पोस्टर का एक्सपोज किया, जिसमें एक नाटकीय शारीरिक परिवर्तन दिखाया गया है। आर्यन को लंगोटी पहनकर दौड़ते हुए देखा जाता है। उसका शरीर कीचड़ से सना हुआ है, जो फिल्म की एक्शन उन्मुख थीम की ओर इशारा करता है। पोस्टर की टैगलाइन चैंपियन आ रहा है 14 जून को होने वाली रिलीज की एंटिसिपेशन को बढ़ा देती है। कबीर खान द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन की सामान्य भूमिकाओं से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। प्रशंसक उन्हें इस चुनौतीपूर्ण और संभावित रूप से पुरस्कार योग्य किरदार में देखने के लिए उत्सुक होकर सोशल मीडिया पर उत्साह से भर गए हैं। संजय लीला भंसाली एक प्रसिद्ध और निपुण भारतीय फिल्म निर्माता है, जो अभिनेताओं को उनके करियर का बेस्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा देने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय अभिनेत्री श्रुति शर्मा, जिन्होंने टीवी रियलिटी शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स में एक कॉम्पिटिटर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा जा रहा है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, ऋचा चड्ढा, अदिति राव हैदरी, शर्मिन सहगल और अन्य शामिल हैं। रियलिटी सीरीज की एक पुरानी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जहां कंगना रनौत श्रुति को प्रेरित कर रही है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार में श्रुति शर्मा साइमा के किरदार में नजर आई। वह एक नौकर की बेटी है जो एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली गायिका। हीरा मंडी द डायमंड बाजार में श्रुति शर्मा साइमा के किरदार में नजर आई। वह एक नौकर की बेटी है जो एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली गायिका भी है। इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार की थ्रोबैक क्लिप में करण वाही और ऋत्विक धनजानी हैं, जिसमें करण वाही बताते हैं कि शो में ज्यादातर लोगों का मानना है कि श्रुति को मेकओवर की सबसे ज्यादा जरूरत है। कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं और उन्होंने श्रुति से कहा कि वह अपने लुक से ज्यादा अपनी कला पर ध्यान दे। क्या आप सभी को बजरंगी भाईजान की मुन्नी याद है? कुछ साल पहले हर कोई उसे बड़े होने और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत अधिक प्रयास करते हुए रील बनाते हुए देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे ईंट पत्थर का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि युवा अभिनेत्री को अपनी हीरा मंडी के लिए यह सही लगा होगा। हाँ, छोटी हर्षाली मल्होत्रा जो अब बड़ी हो गई है, उसने नेटफ्लिक्स वेब सीरीज से आलमजेब अवतार में उतरने का फैसला किया और कुछ शॉर्ट्स के साथ एक वीडियो बनाया, जिनमें से कुछ निश्चित रूप से अच्छे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फेमस फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने अपने आने वाली फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए बॉबी देओल से संपर्क किया है, जिसमें सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हो सकते हैं। कॉकटेल स्टार कथित तौर पर थ्रिलर में शामिल होने के बारे में निर्देशक के साथ बातचीत कर रहे हैं। विकास से जुड़े करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि कुछ हफ्ते पहले विषय सुनने के बाद एनिमल स्टार ने फिल्म में रुचि दिखाई। बाहुबली फिल्मों के साथ एस.एस. राजामौली ने फिल्म प्रेमियों को एक न भूलने वाला उपहार दिया।
बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन क्रमशः 2015 और 2017 में रिलीज हुए थे। इन फिल्मों में प्रभास मुख्य भूमिका में थे और इन फिल्मों से उनके करियर में काफ़ी बदलाव आया। राजामौली की फिल्मों ने इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि शाहरुख खान समेत कई भारतीय हस्तियां भी उनसे प्रभावित हुईं। पहले भी दक्षिण भारतीय फिल्मों की प्रशंसा करने का चलन था और शाहरुख खान हमेशा उनके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते थे। डंकी स्टार ने अक्सर एस.एस. राजामौली की फिल्मों की सराहना की है। 2017 में सुपरस्टार ने प्रभास अभिनीत फिल्म और राजामौली की दूरदर्शिता और साहस की प्रशंसा की। इस बीच 7 साल बाद एस.एस. राजामौली बाहुबली प्रशंसकों के लिए कुछ रोमांचक लेकर आने वाले हैं। निर्देशक की बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड एनिमेटेड सीरीज 17 मई 2024 को डिज्नी प्लस पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाहुबली के साथ सीरीज में फिल्मों के खलनायक भल्लाल देव भी होंगे। रॉकस्टार को अभिनेता रणबीर कपूर की बेस्ट हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कुमुद मिश्रा, अदिति राव हैदरी और नरगिस फाखरी भी हैं। यह जॉर्डन नाम के एक रॉकस्टार की दुखद रोमांटिक कहानी है जो अपने करियर में आगे बढ़ने के दौरान सब कुछ खो देता है। गाना नादान परिंदे कहानी का इतना प्रभावशाली निष्कर्ष लाता है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब रणबीर कपूर के जॉर्डन के साथ क्या हो रहा होगा। कई लोगों के लिए यह एक संतोषजनक अंत है, जबकि कुछ का मानना है कि यह कहानी को आगे ले जाने के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ देता है। अब इम्तियाज अली ने रॉकस्टार 2 के विषय पर बात की है। रॉकस्टार गैंग इम्तियाज अली, ए.आर. रहमान, इरशाद कामिल और मोहित चौहान इस साल अमर सिंह चमकीला के लिए फिर से एकजुट हुए। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा अभिनीत संगीतमय जीवनी को अच्छी समीक्षा मिली। एक बार फिर रहमान, इरशाद और मोहित ने अपने गानों से गहरी छाप छोड़ी। नेटफ्लिक्स के एक नए वीडियो में इम्तियाज और अन्य लोग दिलजीत की फिल्म और उनकी कार्यशैली पर चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि ए.आर. रहमान और इम्तियाज अली रॉकस्टार 2 बनाने के इच्छुक हैं। तो क्या हम रणबीर कपूर को जॉर्डन के रूप में फिर से बड़े पर्दे पर देखेंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर मनोज बाजपेयी 2024 की अपनी दूसरी रिलीज भैया जी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। अभिनेता को आखिरी बार Z5 की साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूटआउट में देखा गया था। वह बैक टू बैक साक्षात्कार दे रहे हैं और अपनी पिछली कुछ फिल्मों और उन निर्देशकों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है। इस बीच अपूर्व सिंह कार्की द्वारा निर्देशित भैया जी 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में जतिन गोस्वामी, सुविंदर विक्की, विपिन शर्मा और जोया हुसैन भी है। मनोज बाजपेयी के पास द फैमिली मैन सीजन 3 है। हाल ही में रिलीज हुई श्रीकांत में राजकुमार राव ने अपनी मुख्य भूमिका के अद्भुत चित्रण के साथ एक बार फिर अपनी अभिनय क्षमता साबित की है। अभिनेता ने एक अंधे व्यक्ति श्रीकांत बोला के किरदार के साथ पूरा न्याय किया है, जो एक सफल उद्यमी बन जाता है। लेकिन राजकुमार से पहले कई सितारों ने ब्लाइंड व्यक्ति की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके स्ट्रगल्स को स्क्रीन पर बखूबी चित्रित किया गया था। राजकुमार राव की श्रीकांत बायोपिक बॉक्स ऑफिस पर अपने अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के मुताबिक प्रदर्शन कर रही है। 4 दिनों में जहां फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 13.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्ड लेवल पर भी यह धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। फिल्म ने 4 दिनों में दुनिया भर से लगभग 17.50 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें से 1.60 करोड़ रुपए विदेशों से आए हैं। उम्मीद है कि फिल्म एक दिन रफ्तार पकड़ेगी। फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर इसका अच्छा ट्रेंड चल रहा है। श्रीकांत के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तुलना विक्रांत मैसी की 12वीं फेल से की जा रही है और राजकुमार राव स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे विक्रांत की संघर्ष कहानी की तुलना में बड़े और बेहतर नंबरों की आशा की किरण कम हो रही है। पाकिस्तान विरोधी भावना, खासकर जब हमने भारत के एक क्रिकेट मैच हारने पर देश के एक वर्ग से तालियां सुनी, जल्द ही तीव्र हो गई। और अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा जो हमें विभाजन की भयावहता की ओर ले गई। उसने एक ऐसी कहानी पेश की जिसमें दिखाया गया कि कैसे कुछ व्यक्तियों में नकारात्मकता ने धार्मिक कार्ड खेलने में मदद की। जैसे सरफरोश में मुकेश ऋषि द्वारा निभाए गए इंस्पेक्टर सलीम को बताया गया था, अपने सहधर्मवादियों से जुड़ने और पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा भारत के खिलाफ एक सूक्ष्म युद्ध छेड़ने के लिए।
उनका यह तीखा प्रत्युत्तर कि उन जैसे कुछ दुष्टों के कारण उनके पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जाता है, वास्तविकता के बारे में एक गंभीर टिप्पणी थी। इस युग में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी फिल्में बनाई गई, जिनमें सभी भारतीयों ने भाग लिया, जिनमें क्रमशः लगान और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी काल्पनिक और जीवनी फिल्में शामिल थी। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जासूसी नाटकों को भी बढ़ावा मिला। हालांकि अधिकांश दर्शक जिन्होंने काल्पनिक या वास्तविकता पर आधारित अच्छी तरह से बनाई गई फिल्मों का आनंद लिया और निम्न स्तर की फिल्मों को खारिज कर दिया, वे इस बात को समझने में असफल रहे कि फिल्में अभी भी केवल अपनी सिनेमाई योग्यता और दर्शकों के साथ जुड़ाव के आधार पर चलती या असफल होती है। छद्म ब्रिगेड ने जल्द ही उन फिल्मों के लिए एक शब्द बनाया जो जनता से छिपी सच्चाइयों को उजागर करती थी। उन्हें प्रचार फिल्में कहा जाता था और मुझे लगता है कि हमारे आंतरिक शत्रु के इस क्रूर और निडर चित्रण का मूल श्रेय फिर से जॉन मैथ्यू मैथन को जाता है, जिन्होंने यह भी उजागर किया कि कैसे पाकिस्तान ने भोले भाले या लालची भारतीयों को अपने साथ लेने के लिए प्रभावित किया। द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, जिनकी सच्ची कहानियां YouTube पर उपलब्ध हैं, URI, द सर्जिकल स्ट्राइक, परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण और आर्टिकल 370 जैसी फिल्में उतनी ही सच्चा इतिहास है जितनी कि हमने शिवाजी के बारे में सुनी है। इसलिए यह विडंबना थी कि सत्य को प्रचार का नाम दिया गया और वास्तविक प्रचार को सत्य मान लिया गया। जैसा कि हमने बड़े पर्दे, बेबी, राजी, सूर्यवंशी, जवान फाइटर और उस सर्वकालिक क्लासिक अ वेडनेसडे और OTT शेरशाह, गुंजन सक्सेना, द कारगिल में मनोरंजक देशभक्ति फिल्मों और यहाँ तक कि अवरोध फ्रेंचाइजी जैसी श्रृंखला का समर्थन किया है। आलोचकों ने एक नया शब्द खोजने का फैसला किया, अंधराष्ट्रवाद। यदि हम वर्षों के शांति प्रयासों और उनके खिलाड़ियों और कलाकारों का स्वागत करने के बाद भी अपने पड़ोसियों से गुप्त और प्रत्यक्ष खतरों का सामना कर रहे हैं, यदि हम वर्षों के शांति प्रयासों और उनके खिलाड़ियों और कलाकारों का स्वागत करने के बाद भी अपने पड़ोसियों से गुप्त और प्रत्यक्ष खतरों का सामना कर रहे हैं, तो क्या हमें जब भी आवश्यक हो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वास्तविक बल का उपयोग नहीं करना चाहिए? ध्यान दें कि ऐसी हर फिल्म जिसे अंधराष्ट्रवादी या प्रचार आधारित कहा जाता है, इसमें हर तरह के कलाकार और तकनीशियन शामिल होते हैं। एक बार फिर ध्यान दें कि फिल्में केवल योग्यता के आधार पर चलती हैं, जैसा कि पहले कहा गया है, किसी राजनीतिक एजेंडे पर नहीं। इस बात पर भी ध्यान दें कि अब भी इस डिजिटल युग में फिल्में सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक और मित्रवत सैर सपाटा हैं और भारतीय समाज में कई लोग अभी भी अर्धसाक्षर या उससे भी बदतर हैं और इन सभी सरलीकृत आत्माओं के लिए कुछ अति शीर्ष देशभक्ति की सच्ची चिंगारी को प्रज्वलित करने के लिए प्रकट देशभक्ति के कुछ दृश्य संभवतः बहुत आवश्यक है। और अगर ऐसी फिल्में इस प्रमुख कर्तव्य को निभा रही हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है, तो हम आपत्ति जताने वाले कौन होते हैं? वहीं शर्मिन सहगल द्वारा साझा किए गए हीरा मंडी के सेट पर दिल छू लेने वाले पर्दे के पीछे के क्षणों से लेकर आगामी रामायण फिल्म के महाकाव्य बजट तक मनोरंजन समाचार आज चर्चा में हैं। अभिनेत्री शमिता शेट्टी ने बहादुरी से अपने एंडोमेट्रियोसिस निदान के बारे में खुलकर बात की, जबकि जैकी श्रॉफ अपने नाम और समानता की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच सलमान खान की शूटिंग का मामला एक नई गिरफ्तारी और एक नए समुदाय के नेता की माफी की मांग के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त तैलपति विजय के 10वीं परीक्षा परिणाम ऑनलाइन सामने आने के बाद उनके प्रशंसक उनके स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। हॉलीवुड में तब्बू साई-फाई श्रृंखला ड्यून प्रोफेसी में एक बार फिर हमारी स्क्रीन पर शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है और प्रशंसक अनुराग बसु की आगामी फिल्म मेट्रो इन दिनों में अली फजल और फातिमा सना शेख को फिर से देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अनुभवी अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कथित तौर पर उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों, आवाज और सबसे विशिष्ट रूप से भिड़ू शब्द का उपयोग करने के लिए कई संस्थाओं के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। मुकदमा श्रॉफ के सार्वजनिक व्यक्तित्व से जुड़े इन तत्वों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकने का प्रयास करता है। यह कदम तब उठाया गया है जब मशहूर हस्तियां तेजी से अपने प्रचार अधिकारों के लिए कानूनी संरक्षण की मांग कर रही हैं। शर्मिन सहगल मेहता ने आज प्रशंसकों को पुरानी यादों में ले लिया।
अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया पर संजय लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा हीरा मंडी के सेट से पहले कभी न देखी गई तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में शर्मिन और उनके सह कलाकारों के बीच हल्के फुल्के पदों को कैद किया गया है, जो फिल्मांकन के दौरान बनी दोस्ती की झलक पेश करती है। बहुप्रतीक्षित नेटफ्लिक्स सीरीज के पर्दे के पीछे की यह झलक प्रशंसकों को पसंद आ रही है। अनुभवी फिल्म निर्माता फराह खान ने हाल ही में अभिनेताओं से जुड़े अत्यधिक खर्च के बढ़ते मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। एक साक्षात्कार में खान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे अभिनेता अक्सर बड़ी टीमों के साथ सेट पर आते हैं, जिससे निर्माताओं पर वित्तीय दबाव पड़ता है। खान ने कथित तौर पर कहा कि अभिनेत्रियां 9 लोगों के साथ आ सकती हैं, जबकि अभिनेता 8 लोगों के साथ आ सकते हैं। उनका मानना है कि यह एक अनावश्यक खर्च है जो फिल्म में योगदान नहीं देता है। उन्होंने उद्योग से इन लागतों को कंट्रोल करने का एक तरीका खोजने का आह्वान किया, यह सुझाव देते हुए कि वे उत्पादकों पर एक महत्वपूर्ण बोझ डालते हैं। यह एकमात्र बदलाव नहीं है जो खान ने देखा है। उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों से अधिक नैदानिक दृष्टिकोण में बदलाव पर भी टिप्पणी की, जहां अभिनेताओं के साथ संचार में प्रबंधन की परतों से गुजरना शामिल है। निर्देशक अनुराग बसु की आगामी फिल्म मेट्रो इन दिनों के सेट से अभिनेता अली फजल और फातिमा सना शेख की पहली झलक की तस्वीर लीक होने से प्रशंसकों को आज एक सुखद आश्चर्य मिला। फोटो में बसु के साथ 2 सितारे दिखाई दे रहे हैं, जो शायद बारिश के दृश्य में भीगे हुए हैं, जो टेक के बीच एक क्षण में फंस गए हैं। यह पहली बार है जब फजल और शेख स्क्रीन स्पेस साझा करेंगे और परियोजना को लेकर चर्चा स्पष्ट है। अनुराग बसु जो अपनी विचित्र और मनमोहक कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं, दर्शक मेट्रो इन दिनों के लिए उनके दृष्टिकोण को देखने के लिए उत्सुक है। अभिनेत्री शमिता शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य अपडेट साझा किया, जिसमें बताया गया कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस का पता चला है। अपने अस्पताल के बिस्तर से फिल्माए गए एक विनोदी वीडियो में शेट्टी अपनी बहन शिल्पा शेट्टी से स्थिति के बारे में बात करती है। वह हल्के फुल्के अंदाज में एंडोमेट्रियोसिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मंच का उपयोग करते हुए महिलाओं से संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूक होने का आग्रह करती है। वहीं कुछ दिनों से एक मुद्दा बहुत सुर्खियों में है। सलमान खान शूटिंग मामले में एक और मोड़ आ गया, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एक नए संदिग्ध हरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। इससे गिरफ्तारियों की कुल संख्या 6 हो गई है। इस बीच बिश्नोई समुदाय के नेता देवेंद्र बुड़िया ने एक बयान जारी कर सलमान खान से माफ़ी की मांग की है। बुड़िया ने कथित तौर पर कहा कि अगर खान काले हिरण ड्रग से जुड़े अपने पिछले कानूनी मामले के लिए माफ़ी मांगते हैं तो समुदाय माफ़ी पर विचार करेगा। वहीं देखा जाए तो जीनत अमान की लिव इन रिलेशनशिप सलाह पर उनके साथी कलाकारों ने काफ़ी विरोध जताया, लेकिन दिग्गज अभिनेत्री को अब 90 के दशक की अभिनेत्री सोमी अली का समर्थन मिला है। अभिनेत्री जो उत्तरजीवी अधिकारों की प्रबल समर्थक है और एक NGO चलाती है, अब जीनत अमान की बहुत आधुनिक सलाह का समर्थन कर रही है। शूटिंग की घटना के बीच सोमी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड सलमान खान के समर्थन में आवाज़ उठाने के लिए भी चर्चा में थी, लेकिन अब वह जीनत अमान के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। कुछ समय पहले जीनत अमान ने लिव इन रिलेशनशिप पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिया था कि लोगों को इसे आजमाना चाहिए और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं में प्रवेश करने से पहले अनुकूलता और समझ का परीक्षण करने के लिए अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें सायरा बानो और मुमताज़ जैसे सहकर्मियों से काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। सूत्रों के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सोमी अली ने जीनत अमान के साथ अपने संबंध और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में वह क्या सोचती हैं इस पर विचार किया। अली ने कहा, जब मैं विंध्याचल में माउंट मैरी में रहती थी तो जीनत जी और मजहर भाई मेरे पड़ोसी थे। जैकी श्रॉफ और आयशा भी मेरे पास रहते थे। जब भी हम शूटिंग के लिए जाते थे तो मिलते थे। हाल ही में कई लोगों ने उनकी निंदा की है। हमारी जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच गई है। मैं लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। जीनत जी ने जो भी कहा है मैं उसमें उनका 100% समर्थन करती हूँ, क्योंकि जब आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं तो आप सीमाएं तय कर सकते हैं। नहीं मतलब नहीं।
आपको एक दूसरे के बारे में पता चलता है। हम सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती हैं। किसी व्यक्ति में ऐसी आदतें हो सकती हैं जो आपको पसंद हो या नापसंद हो, तो आप लिव इन रिलेशनशिप में व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे तलाक की दर कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद सोमी ने तलाक की दरों में हालिया वृद्धि पर चर्चा करते हुए कहा, वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और दुनिया भर में तलाक की दरें ऊंची हो गई है। जीनत जी अत्यधिक बौद्धिक है और उन्होंने छात्रवृत्ति के माध्यम से सैन फ्रांसिस्को में पत्रकारिता की पढ़ाई की है। वह बुद्धिमान, पढ़ी लिखी और स्पष्टवादी है। मैं इनकार करने वालों को बताना चाहती हूँ कि अब हम 1950 के दशक में नहीं रहते। 2024 में दुनिया बहुत बदल गई है और एक पुरुष और एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। वह आगे कहती हैं, हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां लोग एक दूसरे को जाने बिना शादी कर लेते हैं और फिर तलाक ले लेते हैं। यह पाकिस्तान और भारत दोनों में व्यवस्थित विवाहों में काफ़ी आम है। दहेज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में गैर कानूनी है, फिर भी लोग दहेज मांगने से नहीं कतराते। सब कुछ पर्दे के पीछे चलता है, चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका। एक आखिरी बात मैं जीनत जी के बारे में कहना चाहूँगी। उन्होंने जो सुझाव दिया है वह तलाक की दर को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप लिव इन में हैं तो आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी अनुकूलता है या नहीं। जीनत जी ने लिव इन रिलेशनशिप पर अपने विचार व्यक्त करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सुपरस्टार सलमान खान कुछ अजीब कारणों से चर्चा में रहे थे। उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट भवन में सुनाई देने वाली चौंकाने वाली गोलीबारी के बाद कई लोग उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गोलीबारी की घटना और दूसरे संदिग्ध की गिरफ्तारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के साथ वह कैसा काम कर रहे हैं, यह देखने के लिए दबंग खान के कई दोस्त, राजनेता और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियाँ भी उनके पास आईं। बिश्नोई समाज के नेता की मांग है कि सलमान माफ़ी मांगे और वह उन्हें माफ़ भी कर देंगे। अपने घर में गोलीबारी की घटना के बाद सलमान खान ने देश भर में अपनी सुरक्षा और भलाई के बारे में चिंता जताई है। कुछ दिन पहले ही अभिनेता की पूर्व प्रेमिका सोमी अली ने 1998 में काले हिरण के शिकार मामले जिसने पूरे घोटाले की शुरुआत की थी, इसके लिए बिश्नोई समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी और उनसे माफ़ी मांगी थी। अब बिश्नोई समुदाय ने उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। सोमी के जवाब में अखिल भारतीय बिश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगते हैं तो वो उन्हें माफ़ करने को तैयार हैं। IANS के मुताबिक उन्होंने कहा, अगर सलमान खान खुद माफ़ी मांगते हैं तो बिश्नोई समाज माफ़ी पर विचार करेगा। सोमी अली ने गलती नहीं की, बल्कि सलमान ने गलती की। बयान में आगे कहा गया, इसलिए उन्हें बिश्नोई समाज के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए कि वह माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें मंदिर में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें आगे शपथ लेनी चाहिए कि वह भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमेशा वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करेंगे। यदि वह ऐसा करता है तो समाज उसे माफ़ करने का निर्णय मानेगा। इस बीच गोलीबारी की घटना में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार हरपाल सिंह की पहचान लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक अतिरिक्त सदस्य मोहम्मद रफीक चौधरी से पूछताछ के दौरान सामने आई, जिसे इस महीने की शुरुआत में गोलीबारी मामले में हिरासत में लिया गया था। पुलिस के मुताबिक हरपाल सिंह ने रफीक चौधरी को सलमान खान के घर की जांच करने के लिए कहने के अलावा 2-3 लाख रुपए दिए थे। कहा जाता है कि वह टोह लेने के लिए 5 से ज़्यादा बार सलमान खान के घर गया था। सलमान के परिवार और करीबी दोस्तों को महाराष्ट्र सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा मिल रही है। पुलिस ने उन 2 लोगों को हिरासत में लिया है जिन्हें रविवार रात बाइक पर वारदात को अंजाम देते देखा गया था। फिलहाल यह अज्ञात है कि 24 वर्षीय विकी गुप्ता और 21 वर्षीय सागर पाल, जिनकी पहचान की गई है, लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित है या नहीं। उनके भाई अनमोल बिश्नोई ने व्यापक रूप से प्रसारित सोशल मीडिया पोस्ट में अपराध स्वीकार किया।
आप तो जानते ही होंगे, कांस फिल्म महोत्सव दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में से एक है, जो वैश्विक सिनेमा का जश्न मनाता है और उसका सम्मान करता है। वहीं हमने अपने कई बॉलीवुड स्टार्स को कारपेट पर वॉक करते हुए देखा है, लेकिन इस साल भारत मंडप के शामिल होने से दांव बढ़ गए हैं और कई प्रत्याशित फिल्में महोत्सव में प्रीमियर होने जा रही है या कम से कम विश्व मंच पर अपनी पहली झलक साझा करने जा रही है। अजय देवगन और तब्बू की रोमांटिक थ्रिलर औरों में कहाँ दम था उन फिल्मों में से एक है। निर्माता फेस्टिवल में फिल्म का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक जारी करेंगे। औरों में कहाँ दम था, अजय देवगन और नीरज पांडे के बीच पहला सहयोग भी होगा। आगामी फिल्म में जिमी शेरगिल और सई माजरेकर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। निर्देशक नीरज पांडे अपनी अगली बड़ी रिलीज औरों में कहाँ दम था के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें अजय देवगन और तब्बू मुख्य भूमिका में हैं। यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है और इसका टीजर और ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा। अजय देवगन और तब्बू अभिनीत बहुप्रतीक्षित रोमांटिक म्यूजिकल थ्रिलर औरों में कहाँ दम था का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक 17 मई को प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में जारी किया गया, जो हिंदी फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शोकेस केवल कांस में उपलब्ध होगा। उम्मीद है कि नीरज पांडे का निर्देशन दर्शकों को उत्साहित करेगा। यह फिल्म परिपक्व प्रेम की पेचीदगियों को उजागर करती है और 2000 से 2023 तक की 23 वर्षों की यात्रा का पता लगाती है। यह अटूट भक्ति और स्थायी साहचर्य के विषयों की पड़ताल करती है। ऑस्कर विजेता एम कीरावनी ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है। NH स्टूडियोज के निर्माता श्रेयांश हिरावत विशेष झलक के लिए उपस्थित रहेंगे, जबकि मैं अपनी कुछ दिलचस्प फिल्मों के साथ कांस फिल्म बाजार में रहूंगा। मैं विशेष रूप से कांस प्रतिनिधियों के लिए भारत पवेलियन में औरों में कहाँ दम था की एक झलक साझा करने के लिए रोमांचित हूँ। फिल्म प्रेमियों और उद्योग के पेशेवरों की प्रतिक्रिया देखना अच्छा होगा, हिरावत ने बताया। शीतल भाटिया, नरेंद्र हिरावत, कुमार मंगत पाठक और संगीता अहीर द्वारा निर्मित यह फिल्म 5 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तब्बू और अजय देवगन, जो प्यारे दोस्त भी हैं, अपने बड़े रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। डिजिटल और फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता आयुष मेहरा अब फैशन और फिल्मों के सबसे बड़े उत्सव कांस 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डिजिटल और फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता आयुष मेहरा अब फैशन और फिल्मों के सबसे बड़े उत्सव कांस 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभिनेता फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण में रेड कारपेट पर अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आयुष ने ओ तेरी जैसे फिल्मों में पर्दे के पीछे काम करना शुरू किया और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में लगातार प्रगति करने और राधिका मदान की कच्ची लिंबू में अपने प्रदर्शन करने से पहले आयुष ने ओ तेरी जैसी फिल्मों में पर्दे के पीछे काम करना शुरू किया और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में लगातार प्रगति करने और राधिका मदान की कच्ची लिंबू में अपने प्रदर्शन करने से पहले आयुष ने ओ तेरी जैसी फिल्मों में पर्दे के पीछे काम करना शुरू किया और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में लगातार प्रगति करने और राधिका मदान की कच्ची लिंबू में अपने प्रदर्शन करने से पहले कांस 2024 में रेड कारपेट पर पदार्पण करते हुए आयुष मेहरा का लक्ष्य फ्रेंच रिवेरा में दुनिया भर में फिल्मों और सिनेमा के लिए अपना अटूट समर्थन प्रदर्शित करना है। फैशन के मामले में कांस के लिए एक नई दृष्टि के साथ काम करते हुए आयुष ने नए जमाने के स्टाइलिस्ट कुदरत आनंद के साथ सहयोग किया है और 15 मई से 20 मई के बीच सिनेमा के मक्का में रहने की उम्मीद की है।
वैश्विक मंच पर जाने और कांस में पदार्पण के बारे में बात करते हुए आयुष ने अपना आभार व्यक्त किया और कहा, सिनेमा की आकर्षक दुनिया में डूबे हुए बड़े होने के कारण फिल्म मेरी निरंतर साथी और प्रेरणा रही है। इस दुनिया को प्रत्यक्ष रूप से देखना सौभाग्य की बात है और कांस में भाग लेना एक असाधारण विशेष अधिकार है। मुझे बेहद गर्व है कि पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट और संध्या सूरी की संतोष जैसी कई भारतीय फिल्मों ने प्रतियोगिता में जगह बनाई है। साथ ही महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल की मंथन भी वहां प्रदर्शित की गई है, जो गहराई दिखाती है और वैश्विक मंच पर हमारे सिनेमा की विविधता। इसके अलावा शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, मेरिल स्ट्रीप, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला और जॉर्ज मिलर जैसे दिग्गजों के साथ एक ही रेड कारपेट पर चलना अवास्तविकता से परे है। उन्होंने कहा, जैसा कि मैं अनगिनत स्क्रीनिंग में शामिल होने, दुनिया भर के साथी फिल्म निर्माताओं के साथ जुड़ने और सिनेमा के जादू का आनंद लेने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भारत के संपन्न अभिनय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के इस अविश्वसनीय अवसर के लिए एक वास्तविक कृतज्ञता और विनम्रता से भर गया हूँ। आयुष ने नेटफ्लिक्स वेब श्रृंखला कॉल माई एजेंट बॉलीवुड के लिए पहचान अर्जित की, जहां उन्होंने दिया मिर्जा, सोनी राजदान, लारा दत्ता, अली फजल, ऋचा चड्ढा और अन्य के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया। जैसे ही वह कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के रेड कारपेट की शोभा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि वह फैशन और सिनेमा में भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर ले जाएंगे। वहीं नितेश तिवारी की रामायण साइन कर रणबीर कपूर ने शायद अपनी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा फैसला लिया है। जैसा कि ब्रह्मास्त्र अभिनेता फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, आदि पुरुष के साथ तुलना होने के बाद से बहुत कुछ दांव पर लग गया है और अब रिपोर्टों से पता चलता है कि नितेश तिवारी की फिल्म के लिए 835 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। $100 मिलियन के बजट के साथ, जो लगभग 835 करोड़ के आसपास आता है, नितेश तिवारी का हिंदू महाकाव्य का संस्करण स्पष्ट रूप से बनने वाली सबसे महंगी भारतीय फिल्म हो सकती है। आज तक यह कल की 2898 ईस्वी की 600 करोड़ की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी और खबरों की माने तो आर के ही इस दशक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म पेश करेंगे। कथित तौर पर तमाम कानूनी परेशानियों के बावजूद इस महान कृति के लिए सब कुछ सही रास्ते पर है। फिल्म फ्लोर पर जा चुकी है और 2027 में रिलीज होगी। हालांकि यह त्रयी का केवल पहला भाग होगा जो 2027 में आएगा और अगले 2 भागों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। दरअसल बजट को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। हाल ही में अफवाह फैली हुई है कि रामायण का बजट 835 करोड़ है, लेकिन क्या यह 3 फिल्मों के लिए है या एक ही फिल्म के लिए? किसी भी तरह से यह आदि पुरुष के अनुमानित बजट 450 करोड़ से 85% अधिक है। हालांकि यह तभी सच है जब बजट को लेकर आ रही खबरें सच हों। जूम की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि 835 करोड़ की संख्या केवल एक अतिरंजित राशि है, जिसे रुचि बढ़ाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। टैब्लॉइड से जुड़े एक करीबी सूत्र ने कहा, ये जिज्ञासा पैदा करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए आंकड़े हैं। सच में ऐसे खगोलीय बजट आंकड़े असंभव है। जहां तक मुझे पता है, प्रोजेक्ट के निर्माता वर्तमान में 500 से 550 करोड़ के बजट का लक्ष्य रख रहे हैं। इससे आगे कुछ भी घातक होगा और इससे उबरना असंभव होगा। ऐसे में भी रामायण का बजट आदि पुरुष से ज्यादा ही होगा। हालांकि यह बनने वाली सबसे महंगी भारतीय फिल्म नहीं होगी। राम का किरदार निभाने वाले देश के 2 सबसे बड़े सुपरस्टारों की तनख्वाह की बात करें तो जहां प्रभास को आदि पुरुष के लिए 150 करोड़ का भुगतान किया गया था, वहीं रणबीर को रामायण के लिए 50% अधिक भुगतान किया जा रहा है, जिसमें त्रयी के लिए 225 करोड़ की मोटी तनख्वाह बताई गई है। लेकिन ये भी केवल अनुमानित संख्याएं हैं। केजीएफ स्टार यश के इस भूमिका से हटने और निर्माता के रूप में फिल्म से जुड़ने के बाद रामायण के रावण की तलाश अभी भी जारी है। फिल्म की शूटिंग हाल ही में शुरू हुई और देवी सीता और भगवान राम के रूप में रणबीर और साई पल्लवी की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई। अब जबकि रिलीज की तारीख 3 साल दूर है, किसी भी संख्या का अनुमान लगाना एक मजेदार अभ्यास है।
भले ही वे सच हों, यह महज एक दिखावा हो सकता है। इंटरनेट पर विभिन्न कारणों से सलमान खान के बिग बॉस OTT 3 से पीछे हटने की अफवाहों का बाजार गर्म है। प्रशंसक सोच रहे हैं कि बहुप्रतीक्षित सीजन के मेजबान के रूप में कौन नेतृत्व करेगा। प्रशंसक सोच रहे हैं कि बहुप्रतीक्षित सीजन के मेजबान के रूप में कौन नेतृत्व करेगा। एक नाम फैंस के बीच काफी लोकप्रिय है और वह है फिल्म निर्माता करण जौहर। लेकिन तमाम अटकलों और अपने बिजी शेड्यूल के बीच क्या करण जौहर इस शो को होस्ट करेंगे? काफी अटकलों और यहां तक कि शो के रद्द होने की खबरों के बाद बिग बॉस OTT 3 अपने रास्ते पर है। शो फिलहाल निर्माणाधीन है और निर्माता एक होस्ट की तलाश कर रहे हैं। बिग बॉस OTT का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा तीसरा सीजन प्रीमियर होने वाला है। हालांकि अंतिम प्रतियोगी सूची अभी भी खोजी जानी बाकी है। ऐसी चर्चा है कि मूल होस्ट सलमान खान इस बार शो की मेजबानी नहीं करेंगे। कथित तौर पर निर्माताओं ने शो के मेजबान के रूप में काम करने के लिए अन्य प्रसिद्ध बॉलीवुड सितारों से संपर्क किया है। एक करीबी सूत्र से जानकारी मिली जिसमें कहा गया सलमान खान को डेट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि निर्माता उन्हें अपने साथ लेने के इच्छुक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है खान का शेड्यूल काम नहीं करने की स्थिति में मेकर्स ने शो की मेजबानी के लिए संजय दत्त, अनिल कपूर और करण जौहर से संपर्क किया है। जौहर बिग बॉस या बिग बॉस OTT की अवधारणा से कोई अजनबी नहीं है। करण जौहर ने पहले बिग बॉस OTT की मेजबानी की और उन्होंने इसमें शानदार काम किया। जौहर ने बिग बॉस 16 और 17 के कुछ एपिसोड की अतिथि मेजबानी भी की है। कथित तौर पर जौहर ने अभी तक शो के निर्माताओं से मुलाकात नहीं की है क्योंकि वह शूटिंग में व्यस्त हैं। इस बीच अनिल कपूर की टीम के साथ मीटिंग अभी तय है। निर्माता और संजय दत्त जल्द ही यह देखने के लिए मिलेंगे कि क्या बाबा मेजबान के रूप में लौटेंगे। लेकिन शब्दार्थ को एक तरफ रखते हुए करण निर्माताओं और प्रशंसकों दोनों के लिए आदर्श विकल्प है। शो के प्रशंसक और एक अनुभवी होस्ट के रूप में करण इसके साथ पूर्ण न्याय करेंगे। बिग बॉस OTT सीजन फर्स्ट वूट पर प्रसारित हुआ। करण जौहर ने शो की मेजबानी की और दिव्या अग्रवाल ने पुरस्कार जीता। सीजन 2 में OTT पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया जिसमें अधिक यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया सितारों ने भाग लिया। सलमान खान ने इस शो की मेजबानी की जो विशेष रूप से जियो सिनेमा पर प्रसारित किया गया था। यूट्यूबर एल्विश यादव विजेता बनकर उभरे। हालांकि बिग बॉस OTT 3 के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन प्रशंसक चर्चा को लेकर उत्साहित थे। यहाँ आज के लिए एक समाचार है। मनोरंजन समाचार में कन्नड़ अभिनेता चेतन चंद्रा पर बेंगलुरु में कथित तौर पर हमला किया गया। इस बीच अभिनेत्री उर्फी जावेद ने अपना सिर मुंडाए हुए एक फोटो से सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह नया रूप है या भ्रम। फिल्म की बात करें तो कांस फिल्म फेस्टिवल में कन्नड़ फिल्म कनप्पा की टीजर रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को निशाना बनाने वाली अंधी बातों से प्रभावित होने के बारे में खुलकर बात की। निर्माता बोनी कपूर ने अपनी हालिया फिल्म मैदान की बॉक्स ऑफिस निराशा पर विचार किया। हमारे पास आज के लिए नई रिलीज के विभिन्न बॉक्स ऑफिस अपडेट भी हैं। वहीं प्रभास की फिल्म मिस्टर परफेक्ट को जापान में नए प्रशंसक मिल रहे हैं और अंत में नई कॉमेडी सीरीज पंचायत सीजन का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा। सोशल मीडिया पर विवरण साझा करने वाले चंद्रा के अनुसार नशे में धुत एक व्यक्ति ने पहले उनकी कार को नुकसान पहुंचाया। जब चंद्रा ने उस व्यक्ति का विरोध किया तो एक बड़ा समूह सामने आया और उस पर हमला कर दिया। एक सोशल मीडिया वीडियो में चंद्रा ने अपनी चोटें दिखाई जिसमें एक टूटी हुई नाक भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि गिरोह उनकी कार को और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए बाद में वापस भी आए। एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है और रिपोर्टों के अनुसार अब तक एक गिरफ्तारी हुई है। अपने बोल्ड फैशन विकल्पों के लिए मशहूर उर्फी जावेद ने एक हालिया फोटो से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है।
तस्वीर में जावेद को गुलाबी टॉप में दिखाया गया है, जिसमें उनका सिर पूरी तरह से मुंडा हुआ दिख रहा है। प्रशंसक इस बात पर बटे हुए हैं कि क्या उसने सचमुच अपने बाल मुंडवाए हैं या यह संपादन या हेयर स्टाइल द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। जावेद के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है और इस नवीनतम स्टंट पर कुछ प्रशंसकों ने उनकी साहसी शैली की सराहना की है, जबकि अन्य ने भ्रम व्यक्त किया है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह किसी भूमिका के लिए हो सकता है, जबकि अन्य इतने बड़े बदलाव के पीछे के कारण पर सवाल उठाते हैं। जावेद ने खुद इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, जिससे इंटरनेट पर उनके बालों की वास्तविक स्थिति के बारे में चर्चा जारी है। उन्नीस की प्रतिष्ठित फिल्म दिल में से स्क्रीन साझा करने वाली 1998 की प्रतिष्ठित फिल्म दिल से में स्क्रीन साझा करने वाली प्रीति जिंटा और मनीषा कोइराला के बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाली बातचीत हुई। कोइराला ने हीरा मंडी श्रृंखला के एक दृश्य को फिल्माते समय अपनी सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पोस्ट किया। जिंटा ने टिप्पणी अनुभाग में कोइराला के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और उन्हें प्रतिभा का पावर हाउस जिंटा ने टिप्पणी अनुभाग में कोइराला के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और उन्हें प्रतिभा का पावर हाउस और भी बेहतर इंसान कहा। उन्होंने दिल से में बिताए समय को याद किया और बताया कि कैसे कोइराला ने एक नवागंतुक के रूप में उनका पालन पोषण किया। जिंटा का मधुर संदेश उनकी स्थायी दोस्ती और बॉलीवुड उद्योग की सहायक प्रकृति को उजागर करता है। दोनों की वर्चुअली एक साथ देखकर और उन पर प्यार बरसाकर प्रशंसक बहुत खुश हुए। बहुप्रतीक्षित फिल्म कनप्पा के प्रशंसकों का इंतजार खत्म हुआ। अभिनेता निर्माता विष्णु मांचू ने आज सोशल मीडिया पर अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट के टीजर रिलीज की तारीख की घोषणा की। टीजर का अनावरण 20 मई 2024 को प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में किया जाएगा। मांचू ने इंस्टाग्राम पर अपना उत्साह व्यक्त करते हुए लिखा, 20 मई को आप सभी को द वर्ल्ड ऑफ कनप्पा की एक झलक दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इसे कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च किया जा रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल में यह भव्य लॉन्च परियोजना के पीछे की महत्वाकांक्षा को उजागर करता है और किसी अन्य के विपरीत सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। अनुभवी अभिनेता मनोज बाजपेयी ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी बातचीत के बारे में बात की। बाजपेयी ने खुलासा किया कि राजपूत मीडिया में उनके बारे में लिखी गई नकारात्मक अफवाहों और अंध बातों से बहुत परेशान थे। बाजपेयी के अनुसार राजपूत उनके विपरीत ऐसी रिपोर्टों के प्रति संवेदनशील थे और उनसे निपटने के तरीके के बारे में सलाह देते थे। बाजपेयी ने कुछ अपरंपरागत सलाह दी, लेकिन शक्तिशाली हस्तियों का सामना करने में राजपूत की झिझक पर ध्यान दिया। दोनों अभिनेताओं ने परस्पर सम्मान साझा किया और बाजपेयी ने राजपूत के निधन पर दुख व्यक्त किया। आलोचकों की प्रशंसा के बावजूद निर्माता बोनी कपूर खेल बायोपिक मैदान के बॉक्स ऑफिस संघर्ष को स्वीकार करते हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में कपूर ने दर्शकों की पसंद से अलग होने की बात स्वीकार करते हुए फिल्म के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली। इस पर कपूर ने कहा, विषय वस्तु शानदार थी और अजय देवगन ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि हम यह पहचानने में असफल रहे कि दर्शक क्या चाहते हैं। उन्होंने आरआरआर और जवान जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म के मौजूदा चलन की ओर इशारा किया। मैदान का कंटेंट संचालित दृष्टिकोण हालांकि आलोचकों द्वारा सराहा गया। अधिक एक्शन से भरपूर अनुभव चाहने वाले दर्शकों को रास नहीं आया। कपूर ने फिल्म के रन टाइम को भी एक संभावित कारक के रूप में स्वीकार किया। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने अपने परिवार शुरू करने की इच्छा के बारे में खुलासा किया है। हाल ही में एक साक्षात्कार में गुप्ता ने खुलासा किया कि उसने अपने वर्तमान साथी से मिलने से पहले ही बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने परिवार शुरू करने की अपनी इच्छा के बारे में खुलासा किया है। हाल ही में एक साक्षात्कार में गुप्ता ने खुलासा किया कि उसने अपने वर्तमान साथी से मिलने से पहले ही 2017 में एग फ्रीजिंग कराई थी।
ईशा ने हमेशा मातृत्व की कल्पना की थी और वह जानती थी कि वह एक दिन बच्चे चाहती है। उसने एग फ्रीजिंग का विकल्प उस समय चुना जब वह स्वस्थ और तैयार महसूस कर रही थी। अभिनेत्री ने अंततः अपने प्रेमी मैनुअल कैंपोस के साथ शादी करने और बच्चे पैदा करने को लेकर भी उत्साह व्यक्त किया। सिद्धार्थ आनंद की फाइटर अपनी मेगा एक्शन क्षमता और ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की सनसनीखेज नई जोड़ी के साथ बॉक्स ऑफिस की चैंपियन बन गई। बॉक्स ऑफिस पर सफल उड़ान के बाद संभावित सीक्वल की काफी उम्मीदें हैं। अब निर्माता प्रशंसकों को 350 प्लस करोड़ की एरियल थ्रिलर के निर्माण के पीछे का दृश्य दिखा रहे हैं। एक वीडियो जारी होने के साथ हिट फाइटर के प्रशंसकों को एक वास्तविक सौगात मिली। वीडियो दर्शकों को सिद्धार्थ आनंद के नवीनतम निर्देशन के पहले स्क्रिप्ट पढ़ने के सत्र में ले जाता है। इसमें निर्देशक ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, करण सिंह ग्रोवर और अन्य कलाकार शामिल हैं। सिद्धार्थ आनंद को कलाकारों को उनकी भूमिकाएं और अन्य पात्रों के साथ संबंधों के बारे में समझाते हुए देखा जा सकता है। बैंग बैंग और वॉर की सफलता के बाद यह एरियल एक्शन थ्रिलर ऋतिक और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के बीच तीसरा सहयोग है। साथ ही चूंकि सिड पठान की ब्लॉकबस्टर सफलता से तरोताज़ा होकर आ रहे थे, उम्मीदें आसमान पर थी और 2024 की पहली तिमाही खत्म होने के साथ कोई भी फिल्म फाइटर की संख्या की बराबरी नहीं कर पाई है। आनंद को पैटी, मिन्नी, ताज, बैश, उन्नी और सूखी पात्रों से जुड़े परिचयात्मक दृश्य को समझाते हुए देखा जा सकता है। आनंद ने वायुसेना में लड़ाकू पायलटों की स्थिति और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के बारे में भी विस्तार से बताया। वीडियो पोस्ट होते ही प्रशंसकों ने टिप्पणी अनुभाग में फिल्म की प्रशंसा की। एक प्रशंसक लिखता है, ऋतिक रोशन का सबसे अच्छा प्रवेश दृश्य, जबकि एक अन्य ने कहा फाइटर शानदार थी, सारी मेहनत रंग लाई। अगली बार ऋतिक और दीपिका को एक परिपक्व प्रेम कहानी में देखना पसंद करूंगा। इतनी अधिक अप्रयुक्त क्षमता। एक अन्य टिप्पणी में लिखा था, मुझे ताज के रूप में करण सिंह ग्रोवर बहुत पसंद है, वह बहुत अच्छे अभिनेता हैं। जब निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने एक्स पर वीडियो पुनः साझा किया तो एक प्रशंसक ने टिप्पणी की, हमें फाइटर 2 चाहिए, कृपया भगवान, कृपया। दूसरे ने पूछा फाइटर 2 स्क्रिप्ट पढ़ने का वीडियो कब? नेटिजन्स क्रिश 4 में उनकी भागीदारी के बारे में भी अटकलें लगा रहे हैं और क्या वह रोशन परिवार की ओर से इस परियोजना का संचालन करेंगे? 2024 की पहली सफल फिल्म फाइटर ने अब तक साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का खिताब बरकरार रखा है। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ा, OTT डेब्यू किया और 7 सप्ताह बाद भी शीर्ष 10 की सूची में बनी हुई है। काम के संबंध में मीडिया में अफवाहें हैं कि सिद्धार्थ आनंद और सैफ अली खान रॉबी ग्रेवाल की ज्वेल थीफ और नायक 2 सीक्वल पर सहयोग कर रहे हैं। कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मडगांव एक्सप्रेस नई कल्ट फ्रेंडशिप फिल्म है। यह फिल्म विशाल जंगली और उच्छृंखल मनोरंजन का एकदम सही मिश्रण है, लेकिन इसके मूल में भावनाओं की गहरी भावना है। जबकि मडगांव एक्सप्रेस OTT पर रिलीज हुई थी, यह किराए पर उपलब्ध थी और प्रशंसक निराश थे क्योंकि वे मुफ्त में स्ट्रीमिंग पर फिल्म देखना चाहते थे और मनोरंजन देवताओं ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली। एक्सेल एंटरटेनमेंट की मजेदार वाइल्ड फिल्म जल्द ही मुफ्त में स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी। मडगांव एक्सप्रेस 3 बचपन के दोस्तों गांधी, दिव्येंदु और तिवारी की कहानी बताती है, जो गोवा की यात्रा पर निकलते हैं, जो पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। उत्सुक दर्शक जो घर पर देखना पसंद करते हैं, उन्हें प्रोडक्शन हाउस या स्ट्रीमिंग सेवाओं से आगे की घोषणाओं का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसकी OTT रिलीज की तारीख के बारे में विवरण का खुलासा किया गया है। 22 मार्च 2024 से फिल्म की नाटकीय शुरुआत और सफल प्रदर्शन के बाद यह फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध कराई गई थी और इसे किराए पर लिया जा सकता है, लेकिन यह आधिकारिक है। मुफ्त स्ट्रीमिंग भी शुरू होने वाली है और यह आपके विचार से कहीं जल्दी होगी। गो गोवा गॉन फेम कुणाल खेमू लेखक और निर्देशक हैं। मिर्जापुर के दिव्येंदु, स्कैम 1992 के प्रतीक गांधी, नोरा फतेही और अविनाश तिवारी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाईं।
जाने माने फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए इस कॉमेडी फिल्म का निर्माण किया। कथित तौर पर Amazon प्राइम वीडियो पर किराए पर उपलब्ध होने के बाद फिल्म जल्द ही 17 मई 2024 से मुफ्त में स्ट्रीम होगी। OTT उद्योग में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ फिल्म ने खुद को खड़ा किया और ज़बरदस्त हिट बन गई। मडगांव एक्सप्रेस ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए 34 करोड़ से ज़्यादा की नेट कमाई की। कुणाल की मडगांव एक्सप्रेस को बहुत अच्छी समीक्षाएं मिली और ईद पर रिलीज की विफलता ने फिल्म की समग्र सफलता में योगदान दिया। खैर, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारे पास आपके लिए ऐसी ही कई सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन है। खैर आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारे पास आपके लिए ऐसी ही कई सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशंस है। तो ऐसी ही और बॉलीवुड की न्यूज़ और गॉसिप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।